तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी आप ज्योग्राफी का पेपर देने जा रहे हैं तो उसमें ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन आता है। इसलिए ये बताना पड़ रहा है आप लोगों को कि ऑब्जेक्टिव का पेपर तो 1 घंटा में आप लोग जमा करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद आपको सब्जेक्टिव का ही हल करना पड़ता है। इसलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को जानना बिल्कुल ही जरूरी है। और इस वीडियो में आपको ऐसे ही प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपको इंटर एग्जाम में बिल्कुल लगभग 90% चांस है कि इसमें से आपको प्रश्न आएंगे। इसलिए आप एक एक प्रश्नों को बारीकी से देखते चलिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ताकि एक भी प्रश्न आप लोग मिस नहीं कर सके और इंटर का एग्जाम में आप एक भी प्रश्न छोड़ नहीं सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर देंगे और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन यानी कि मैसेज आपको मिल सके। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। तो जैसा कि हम यहाँ पर पहला प्रश्न देखेंगे कि मलिन बस्तियों से क्या अभिप्राय है, इनके कुछ उदाहरण दें। इसका जो जवाब होगा कि मलिन बस्ती से अभिप्राय एक ऐसे घने बसे आवासीय क्षेत्र से है जिसमें अस्वच्छ घर होते हैं, यानी कि साफ सुथरा घर नहीं होते हैं, जिनमें समाज के कमज़ोर वर्ग के लोग रहते हैं, जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो समाज से बिल्कुल कटे हुए लोग हैं, उनको कह रहा है ये, तथा जिनके सामाजिक विघटन की प्रवृत्तियाँ पाई जाती है। उदाहरण के लिए रांचो, वेनेजुएला, फावेला ब्राज़ील तथा बस्ती अथवा झुग्गी झोपड़ी जो कि भारत में है। सवाल नंबर 2 है कि देश में निम्न व उच्च साक्षरता वाले क्षेत्रों को ज्ञात कीजिए। इसका हम जवाब जानेंगे। भारत में 22 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में साक्षरता दर है वो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे केरल, मिजोरम, लक्षद्वीप, गोवा, दिल्ली, चंडीगढ़, पांडिचेरी, अंडमान द्वीप समूह तथा दमन और दीव में साक्षरता दर है वो बहुत ऊंची है। 13 राज्यों में साक्षरता निम्नतम है। ये राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आदि। क्लियर है। चलिए हम सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 है कि किसी नगरीय संकुल की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। किसी नगरीय संकुल की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। इसका जवाब होगा कि मरुस्थलीय प्रदेशों में जल के अभाव से उपलब्ध जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग के कारण संघत बस्तियों का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त अथ गुच्छित बस्तियां बन जाती हैं। क्लियर है। सवाल नंबर 4 देखेंगे। शुष्क कृषि का क्या अर्थ है। शुष्क कृषि का क्या अर्थ है। इसका जवाब होगा कि शुष्क कृषि यानी कि ड्राई फार्मिंग। देखेंगे आगे कि आवश्यकता से कम वर्षा वाले भागों में बिना सिंचाई किए कृषि करने की विधि को शुष्क कृषि कहते हैं। शुष्क कृषि क्या हुआ कि आवश्यकता से कम अगर बारिश होती है जो भाग होते हैं और बिना सिंचाई के कृषि जो की जाती है उस विधि को शुष्क कृषि कहते हैं। इस प्रकार की खेती प्रायः पश्चिमी राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के कुछ भागों में प्रचलित है। यहाँ की कृषि पूर्ण रूप से वर्षा पर निर्भर रहती है। शुष्क कृषि प्रदेश प्रायः एक वर्ष में एक फसल देने वाले क्षेत्र होते हैं। क्लियर है। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 है कि सूती वस्त्र उद्योग के 2 सेक्टरों के नाम बताइए। यानी कि 2 सेक्टर बताना है आपको सूती वस्त्र के, वो किस प्रकार भिन्न है। चलिए जवाब जानते हैं। सूती वस्त्र उद्योग के 2 सेक्टर हैं। पहला है हथकरघा सेक्टर और दूसरा है शक्ति करघा सेक्टर। अब देखिए दोनों को जानते हैं हम बारी बारी से। हथकरघा क्षेत्र में वस्त्र हाथ से बनाए जाते हैं। हथकरघा क्षेत्र में जो सूती वस्त्र बनता है वो हाथ से बनाए जाते हैं, जबकि शक्ति करघा क्षेत्र में मशीनों का वस्त्र निर्माण होता है। मशीन से बनता है किसमें, तो शक्ति करघा क्षेत्र में। शक्ति करघा क्षेत्र में 59% वस्त्र का निर्माण होता है। क्लियर है। चलिए हम सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 है कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम के सामाजिक लाभ क्या हैं। भरमौर जनजातीय क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम के सामाजिक लाभ क्या हैं। चलिए इसका जवाब जानते हैं। भरमौर आदिवासी क्षेत्र में गद्दी आदिवासी रहते हैं। इस क्षेत्र की जलवायु कठोर होने के कारण इन आदिवासियों को विकास नहीं हो पाया, लेकिन समन्वित आदिवासी विकास कार्यक्रम के आरंभ हो जाने से इस क्षेत्र को सामाजिक लाभ हुए। इस क्षेत्र में संसाधनों का विकास हुआ। स्कूल, अस्पताल, पीने योग्य पानी, सड़क तथा संचार व्यवस्था और विद्युत आदि का निर्माण हुआ। इसके साथ अन्य साधनों का विकास हुआ। साक्षरता दर बढ़ी, लिंग अनुपात में सुधार हुआ। स्त्री साक्षरता 1.88% से बढ़कर 2001 में 42.33% हो गई। यानी साक्षरता दर में अचानक ही बहुत ज़्यादा वृद्धि होना।
चलिए हम सवाल नंबर 7 देखते हैं। सवाल नंबर 7 है कि मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। मानव भूगोल जो है किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। इसका जवाब होगा कि मानव भूगोल का संबंध अन्य सामाजिक विज्ञान से भी है। मानव भूगोल में हम राजनीति शास्त्र का अध्ययन भी करते हैं। देशों की सीमाएं तथा उनके विवाद आधुनिक राजनीतिक विषय बन गए हैं। सीमाओं का संबंध भूगोल से रहता है। इसी प्रकार ये भूगोल में शीत श्रमिक घटनाओं का भी अध्ययन किया जाता है। सांस्कृतिक तथा जनसंख्या संबंधी समस्याओं का भी अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार भूगोल का संबंध इतिहास तथा सांस्कृतिक विज्ञान से जुड़ जाता है। क्लियर है। आगे देखेंगे कि भूगोल में अर्थशास्त्र संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र से सीधा संबंध भूगोल का होता है। क्लियर है। चलिए हम सवाल नंबर 8 देखेंगे। सवाल नंबर 8 है, फ्रेंड्स एक बात आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस चैनल पर आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशल साइंस में जो भी सब्जेक्ट आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, आपको सभी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। इसलिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 करके खोजिएगा तो आपको सभी चैप्टर उपलब्ध हैं और सेट भी आपको बहुत सारे इंटर एग्जाम को लेकर के आपको उपलब्ध हैं। इसलिए आप एक भी सेट और एक भी चैप्टर आप मिस नहीं करेंगे। इसलिए आप चैनल को एक बार विजिट जरूर करेंगे और चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सभी चैप्टर और ऑब्जेक्टिव को जरूर देखेंगे। चलिए हम सवाल नंबर 8 देखते हैं। चतुर्थक सेवाओं का वर्णन कीजिए। चतुर्थक सेवाओं का वर्णन कीजिए। इसका जवाब होगा कि चतुर्थक क्रियाकलापों से तात्पर्य उन उच्च बौद्धिक व्यवसायों से है जिनका दायित्व चिंतन, शोध और विकास के लिए नए विचार देना है। इन क्रियाकलापों की जो विशेषता है वो निम्न है। पहला होगा कि ये उच्च बौद्धिक व्यवसायों से संबंधित है। दूसरा, ये शिक्षा, सूचना, शोध तथा विकास की सेवाओं का एक भिन्न वर्ग है। तीसरा होगा कि चतुर्थक क्रियाकलापों में लगे लोगों का एक विशिष्ट वर्ग है जिसका लक्षण उच्च वेतनमान और पदोन्नति के अवसरों के साथ साथ बहुत अधिक गतिमान होना है। क्लियर है। चलिए सवाल नंबर हम 9 देखते हैं। सवाल नंबर 9 है कि वर्षा, देख रहे हैं, वर्षा जल संग्रहण के विभिन्न तरीके कौन कौन से हैं। यानी कि जो वर्षा का जल गिरता है उसको किस प्रकार से मतलब कि संग्रहण किया जाता है, उसकी विधि क्या है। इसका जवाब होगा कि वर्षा जल संग्रहण की निम्नलिखित विधियां हैं। जैसे पहला विधि होगा कि मकानों की छतों पर गिरे वर्षा के जल का संग्रहण। दूसरा होगा खेतों और गांवों में तालाब। तीसरा मेड़बंदी, जिसे खेतों में मेड़ बना करके किया जाता है। चौथा होगा सीढ़ीदार खेत। पांचवा रोक बांध। छठा होगा जल रिसाव तालाब। सातवां होगा वन रोपण और आठवां होगा खेतों की गहरी जुताई। क्लियर है। सवाल नंबर 10 देखेंगे। पेट्रो रासायनिक उद्योग के लिए कच्चा माल क्या है। इस उद्योग के कुछ उत्पादों के नाम बताइए। चलिए इसको हम जानते हैं। इसका जवाब होगा कि पेट्रो रसायन उद्योग के कच्चे माल का आधार कच्चा खनिज तेल है जिसमें विभिन्न प्रकार के उत्पाद का निर्माण होता है जिन्हें मिलकर पेट्रो रसायन उद्योग कहते हैं। इस उद्योग के उत्पाद हैं कृत्रिम रेशा, पॉलियर्स, प्रतिस्थलक, सेलेस्टीमर जिसको कहते हैं आदि। क्लियर है। सवाल नंबर 11 देखेंगे। सवाल नंबर 11 है कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का सिंचाई पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का सिंचाई पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा। चलिए इसका हम जवाब जानते हैं। नहर निकलने से सिंचाई से प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में दृष्टिगोचर परिवर्तन हुआ है। क्षेत्र में मृदा आर्द्रता बढ़ी है। कृषि सिंचाई से कृषि योग्य क्षेत्र में वृद्धि हुई है। पारंपरिक फसलें बाजरा, जवार, चना के स्थान पर गेहूं का उत्पादन किया जाने लगा है। इसके साथ कपास, मूंगफली और चावल की कृषि की जाने लगी है। यह गहन कृषि सिंचाई का परिणाम है। क्लियर है। सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 हम लोग देखेंगे जो कि बिल्कुल ही VVI है, इसलिए आप इस प्रश्न को बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा और जानिएगा। सवाल नंबर 12 है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में सेवाओं के बढ़ते महत्व का विवेचन कीजिए। बिल्कुल VVI प्रश्न है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में सेवाओं के बढ़ते महत्व का विवेचन कीजिए। चलिए इसका हम जवाब जानते हैं। आधुनिक अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। उत्पादक अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। अब सेवाएं न केवल विनिर्माण अथवा सामंजस्य की सहायक है अपितु निर्यातक भी बन गई है। स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम तथा कुछ अन्य देशों को सेवा क्षेत्र में प्रतियोगी लाभ प्राप्त हुआ है।
आधुनिक समय में सेवाओं का संकेंद्रण होने लगा है। कुछ सेवाएं नए प्रकार के उद्योगों की संरचनाओं एवं विज्ञापन और विपणन जैसी है आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकसित हुई हैं। वैश्विक नगरों में इनके स्थानिक प्रतिरूप बन गए हैं।